हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। इस सीरीज का पार्ट 31 है। बेसिकली इस वीडियो में जितने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कवर किए गए हैं, विच आर फ्रॉम 291 टू 300। और जो इस लेक्चर का पीडीएफ है वो आईएएस गेटवेज का जो एंड्रॉइड ऐप है उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ फोल्डर्स बने हुए हैं और जो ऐप का डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। वहां सर आप एनरोल करके देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग 291 फ्रॉम लिमिटिंग डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन रेनफोर्स कंक्रीट बीम। अगर हम यूज करते हैं डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, अगर हम रेनफोर्स कंक्रीट बीम में हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आई वुड सजेस्ट, यहां पर दो लेक्चर्स मैंने आईएएस 456 के बनाए हुए हैं जिसमें मैंने लिमिटिंग डेप्थ डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे आईएएस 456 में क्या प्रोविजंस हैं वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। सो आई वुड सजेस्ट टू गो थ्रू दीज वीडियोस, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। सो लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, जो डिफ्लेक्शन कंट्रोल है वो हम आईएएस 456 के प्रोविजंस को अगर देखें तो कैसे कंट्रोल कर रहा है, बाय लिमिटिंग द L/D रेशियो। ठीक है, किसी भी बीम के लिए उसके स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ के रेशियो से हम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इन वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। अब अगर हम हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करते हैं, यानी अगर हम Fe 415 500 यूज कर रहे हैं इन रेस्पेक्ट टू Fe 250, ठीक है, तो रेफरेंस हमारा Fe 250 यानी माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट है। अगर उसकी जगह हम हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज कर रहे हैं तो रेनफोर्स कंक्रीट बीम में क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं आईएएस 456 के प्रोविजंस पे, जिनको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट है, यहाँ पे जो भी लिमिट है जो हम L/D रेशियो की बात कर रहे हैं वो हमारी वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स को कंट्रोल करने के लिए। वर्टिकल का मतलब है कि परपेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड्स। ठीक है, जो हमारे ट्रांसवर्स लोड्स बीम एक्सिस के परपेंडिकुलर लग रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में हमारे जो डिफ्लेक्शंस आ रही है उनको जो लिमिट करने के लिए हमारा जो पैरामीटर है वो L/D रेशियो है। तो अगर हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि बीम इज कैंटिलीवर और अप टू 10 मीटर स्पैन के लिए हमने क्या किया कि जो डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए L/D रेशियो जो लिया, अभी ये बेसिक वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ये बेसिक वैल्यूज 7 दी हुई है। ठीक है, अब हमारा जो आइटम सी है वो ये कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, कि हमारा स्टील का रेनफोर्समेंट कितना है और उस रेनफोर्समेंट में स्ट्रेसेस कितनी आ रही हैं। ठीक है, स्ट्रेसेस को हम एफएस से डिनोट कर लेते हैं। उसके बेसिस पर हम इस डिफ्लेक्शन लिमिट यानी L/D रेशियो पैरामीटर को हम मॉडिफाई करते हैं। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए वी यूज अ मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो उसके लिए कोड ने हमारा ग्राफिकल तरीके से बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमारा ये दिया हुआ है कि मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है वो हमारा स्टील स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है और परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी बीम में 1% रेनफोर्समेंट है, ठीक है, और हम जो ग्रेड है स्टील का वो चेंज कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा, और ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि जो एरिया रिक्वायर्ड था स्टील का और जो प्रोवाइड किया हमने वो दोनों सेम है। ठीक है, तो Fe 250 के लिए जो स्ट्रेस आता है स्टील सर्विस स्ट्रेस वो आता है 145 इस फॉर्मूले से। ठीक है, और जो हमारा Fe 415 अगर लेते हैं तो स्टील आता है, स्ट्रेस आता है 290 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग हमारी एक वैल्यू यहां पर आएगी और दूसरी वैल्यू यहां पर आएगी, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन फैक्टर आ रहा है वी विल अज्यूम कि इट इज अराउंड 1.34 मान लेते हैं, 1.3 मान लेते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं इट इज अराउंड 0.9। ठीक है, अब दोनों के लिए हम L/D रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो ये मॉडिफिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 1.3 फॉर Fe 250 ग्रेड, तो ये हमारा हो जाएगा 9.1, और हमारा दूसरी वैल्यू होगी 7 इंटू 0.9 यानी 0.63, ये हमारी Fe 415 के लिए होगी। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा L/D रेशियो है वो 9.1 से लेके 6.3 आ गया। ठीक है,
तो अगर आप देखें कि जो d है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस वैल्यू के, जो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे L/D रेशियो की वैल्यू जो है वो 6.3 आ रही, कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस विल कॉज इंक्रीज इन डेप्थ, डेप्थ बढ़ेगी तभी ये फैक्टर हमारा जो वैल्यू है रिजल्टेंट वैल्यू वो रिड्यूस होगी। तो इट विल कॉज इंक्रीज इन डेप्थ विथ यूज ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील। अगर हम हाई ग्रेड की स्टील यूज करेंगे तो हमारा जो डेप्थ है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रोविजंस थे। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट, ठीक है। सैगिंग इज बेसिकली जो हमारा कर्वेचर है वो ये है, ठीक है, कि जो मोमेंट्स एक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से जो कर्वेचर है उसकी वजह से देयर इज अ जो शेप बन रहा है वो कुछ इस तरह से है। और जो हमारा हॉगिंग है आप सपोर्ट्स में देखते हैं जब हमारी लोडिंग होती है, सपोज ये कॉन्टिन्यूअस बीम है, ठीक है, तो यहां पर हमारा ये वाला शेप आएगा अंडर डिफ्लेक्शन। तो यहां पर हमारी हॉगिंग हो रही है और यहां पर हमारी सैगिंग हो रही है, ठीक है। जहां जो हमारे मोमेंट्स हैं उसकी वजह से जो कर्वेचर आ रहा है डिफ्लेक्शन शेप में वो कुछ ऐसा है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि अगर आपको मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट चाहिए कॉन्टिन्यूअस आरसीसी बीम में सपोर्ट पे, ठीक है, सपोर्ट पे अगर आपको मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट चाहिए तो लाइव लोड आप कहां पर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि IAS 456 का जो लेक्चर है पार्ट 27 वो आप देखिए। यहाँ पे डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस के लिए हमारा क्या अरेंजमेंट रखना है वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको सपोर्ट पे मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे एडजेसेंट स्पैन है उस सपोर्ट के एडजेसेंट स्पैन से उनको छोड़ के, सपोज ये है, ये है, ये है, एक और स्पैन लेते हैं। तो यहां पे आपको अगर हमारा मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट पॉजिटिव चाहिए, मतलब मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट चाहिए, तो आपका नेक्स्ट टू एडजेसेंट स्पैन, ये एडजेसेंट स्पैन है, इनके बाद वालों को आप लोड करोगे, ठीक है। और फिर अल्टरनेट स्पैन्स, यानी ये हमारे अल्टरनेट स्पैन। तो इस लोडिंग अरेंजमेंट पे आपको इस सपोर्ट के फेस में मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट मिलेगा। तो डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन जो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किए थे वो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम निगेटिव यानी मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट चाहिए होता, तो जैसा कि आपको दिखा रहा है लोडिंग पैटर्न फॉर निगेटिव इज बेसिकली हॉगिंग, सैगिंग इज बेसिकली पॉजिटिव, हम नॉमेनक्लेचर जो लेते हैं। तो मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको एडजेसेंट स्पैन्स लोड करने पड़े और जो अल्टरनेट स्पैन्स हैं। तो यहां पे मैंने समराइज किया हुआ है, जहां पर मैक्सिमम पॉजिटिव सपोर्ट मोमेंट के लिए अनलोड द स्पैन्स ऑन आइदर साइड, मतलब एडजेसेंट स्पैन्स पे लोड नहीं रहेगा, उनके आगे वाले स्पैन्स लोडेड रहेंगे और फिर अल्टरनेट स्पैन्स लोडेड रहेंगे। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन कवर हो रहा है, ठीक है। निगेटिव मोमेंट एट सपोर्ट के लिए अगर मैक्सिमम हमें चाहिए तो एडजेसेंट स्पैन्स को आप लोड करो और अल्टरनेट स्पैन्स को लोड करो। तो आई विल सजेस्ट टू गो थ्रू दिस वीडियो which will be helpful for understanding in detail। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 293, जिसमें बोला गया है कि अगर हम रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब वन वे का डिजाइन कर रहे हैं फॉर कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है, तो दिस वी हैव इंडिकेटेड दिस इज अ वन वे स्लैब जिसमें हमारी बहुत साइड जो है वो सपोर्टेड है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि गो थ्रू दिस वीडियो, जिसमें मैंने इफेक्टिव विड्थ कॉन्सेप्ट पार्ट 33 में IAS 456 में लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारा कंसंट्रेटेड लोड वन वे स्लैब में एक्ट कर रहा है तो हमें जो एनालिसिस के लिए मेथड यूज करना है वो सिंप्लीफाइड इफेक्टिव विड्थ मेथड यूज करना है एज पर क्लॉज 24.3.2, ठीक है। अगर आपका टू वे स्लैब है जहां पर हम ये मानते हैं कि जो हमारा लोड एक्ट कर रहा है वो एक सर्टेन स्लैब की विड्थ जो है वो इफेक्टिव होगी जो उसको लोड बियर करेगी, ठीक है। तो टेकिंग स्लैब स्ट्रिप ऑफ विड्थ इफेक्टिव इन रेजिस्टिंग द लोड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड इफेक्टिव मेथड। सेम प्रोसीजर अगर हम इफेक्टिव विड्थ मेथड का यूज टू वे स्लैब में करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा पिकर्ड्स मेथड, बिकॉज दिस मेथड वाज यूज्ड बाय पिकर्ड। पिकर्ड वाज ए पर्सन का नाम है जिन्होंने इस अप्रोच को टू वे स्लैब्स में यूज किया, ठीक है, उसके एनालिसिस में यूज किया।
ठीक है, तो यहां पर वन वे स्लैब की बात कर रहे हैं तो इफेक्टिव विड्थ मेथड जो हमारा कोड सजेस्ट कर रहा है वो यूज करते हैं। दूसरा 24.4 क्लॉज में भी ये लिखा हुआ है कि अगर आपको बेंडिंग मोमेंट्स टू वे स्लैब्स में निकालने हैं जिसमें हमारा लोड जो है वो कंसंट्रेटेड है, तो उसके लिए हमारे जो इलास्टिक मेथड्स अवेलेबल है उसमें पिगट्स और वेस्टरगार्ड थ्योरी है, और मोस्ट कॉमनली मेथड है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मेथड जो कि जॉनसन ईल्ड लाइन थ्योरी पर बेस्ड है। तो ये मेथड्स तो हमारे टू वे स्लैब्स के लिए हैं जो हम एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं। बट वन वे स्लैब के लिए इफेक्टिव विड्थ स्लैब, इफेक्टिव जो एक स्ट्रिप है, इफेक्टिव विड्थ है जो लोड को रजिस्ट कर रही है, वो हम अप्रोच यूज करते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पिगट्स कोफिशिएंट मेथड, मैंने आपको बताया कि इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर टू वे स्लैब एनालिसिस जहां पे हम लाइव लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट्स हैं वो निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम यहां पर बोला जा रहा है फॉर एनालिसिस ऑफ इंटीरियर पैनल ऑफ अ टी बीम। तो टी बीम ब्रिज में मैंने आपको दिखाया है कि टी बीम ब्रिज में ये वाला जो पोर्शन है दिस इज अ पैनल, इसके जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो मेंबर्स है वो हमारे क्या है, दीज आर क्रॉस गर्डर्स, और जो ये वाले गर्डर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल गर्डर्स। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड पैनल, टी बीम का पैनल है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो लोड्स हैं वो हमारे सेंट्रली प्लेस्ड है। जब भी हम कोई भी पैनल ले रहे हैं डिजाइन के लिए तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं पिगट्स कोफिशिएंट मेथड में कि जो हमारे लोड्स हैं दे आर सेंट्रली प्लेस्ड। कोफिशिएंट मेथड ये क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वी हैव गिवन ग्राफ्स फॉर डिफरेंट लोड पोजीशंस अलोंग विथ लोड पोजीशन इज बेसिकली सेंट्रली लोडेड। जो एस्पेक्ट रेशियो है Ly/Lx, जो इस हमारा टू वे स्लैब में जो एस्पेक्ट रेशियो है उस रेशियो के करस्पॉन्डिंग, डिफरेंट रेशियोज के करस्पॉन्डिंग हमने ग्राफ्स बनाए, इस वजह से हम इनको कोफिशिएंट मेथड बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिगट्स कर्व्स हैं डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर आपका अजम्पशन जो है वो ये है कि हमारा जो लोड है वो स्लैब का यानी पैनल है, उसमें हमारा ये लोड जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड है जिसमें ये इफेक्टिव विड्थ है विच इज कैटरिंग दी लोड। तो UV, तो जो रेशियो हमने जो पिगट्स कर्व बनाया उसमें U/Lx का एक रेशियो बनाया और एक V/Ly का रेशियो बनाया, और डिफरेंट कोफिशिएंट्स हमने दिए जिसके बेसिस पे हम लाइव लोड मोमेंट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो है Ly/Lx 2.5, यहाँ पर क्या रेशियो है Ly/Lx इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसका मतलब ये टू वे स्लैब्स हैं, इट मींस हमने बताया था आपको जो टू वे स्लैब्स हैं वहां पे जो रेशियो है एस्पेक्ट रेशियो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। तो यहां पर आपकी वेस्टरगार्ड थ्योरी है और पिगट्स थ्योरी दोनों हम यूज करते हैं टू वे स्लैब्स के एनालिसिस के लिए। तो कोड ये कहता है, जो मैंने ऑलरेडी ये वाला पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, कि जो पिगट्स मेथड है वो नॉर्मली हम डिजाइन कर्व्स के फॉर्म में यूज करते हैं। द कर्व्स फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए जो अलोंग 4 एजेस में सपोर्टेड है, फॉर 3 डिफरेंट Ly/Lx रेशियो, 3 डिफरेंट Ly/Lx रेशियो के लिए हमारे पिगट्स कर्व्स रेक्टेंगुलर स्लैब और सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द अप्रोच in which we use Piggot's coefficient method and its applicability is restricted कि जो हमारा व्हील लोड है वो सेंट्रली प्लेस्ड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टी बीम हमारा रूफ सेक्शन दिया हुआ है इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए हैं, डायमेंशंस दी हुई हैं हमारे टी बीम स्लैब कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हमारी फ्लोर बीम सपोर्टेड फ्लोर सिस्टम है ये। ठीक है, दिस इज अ बीम सपोर्टेड फ्लोर सिस्टम। ठीक है, तो अगर इसका हम प्लान देखें तो हमारी ये कुछ बीम्स ऐसे जा रही हैं। ठीक है, ये पूरा स्लैब हमारा ऐसे कुछ है। ठीक है, अब इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ को मैंने ऑलरेडी इस IS 456 के लेक्चर पार्ट 30 में कवर किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ हमारी वो विड्थ है जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, इन प्लेन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को यूनिफॉर्मली विड्थ में कैटर कर रही है, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारा बराबर है जब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कुछ नॉन यूनिफॉर्म था। तो इफेक्टिव विड्थ में हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने यूनिफॉर्म एज्यूम किया इन सच अ वे कि जो रिजल्टेंट लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है दोनों केसेस में एक्चुअल और अजम्पशन में वो सेम आ रही है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस कंसेप्ट हमने एक अप्रोक्सीमेशन किया जिसमें हमने बोला कि इफ इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ जो है वो टी बीम्स के लिए, एल बीम्स के लिए अलग है, दिस इज फॉर एल बीम्स एंड दिस इज फॉर टी बीम्स।
जिसमें हमारा 3 पैरामीटर है, BW, DF और L0। L0 इज बेसिकली जो हमारी डिस्टेंस बिटवीन दी, ये हमारा स्पैन हो गया, स्पैन इज बेसिकली दिस वन, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये हमारी इफेक्टिव स्पैन मान लेते हैं। तो इफेक्टिव स्पैन इज टेकन एज 0.7 टाइम्स, सॉरी L0 is taken as 0.7 times the effective span, which is basically distance between the points of contrafracture। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस दी है points of contrafracture, जिसके बीच में मतलब जहां पे points of zero moments भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो ये स्पैन जो है L0 इस डायरेक्शन में वो 3.6 मीटर है। तो L0 की वैल्यू हमारी दी हुई है 3.6 मीटर। स्लैब की थिकनेस, ये वाली जो स्लैब है इसको थिकनेस जो दी है वो DF बोलते हैं इसको, और जो डेप्थ ऑफ बीम है, टी बीम की जो डेप्थ है वो 500 mm दी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब जो वेब की डेप्थ हो गई वो हमारी 400 mm हो गई, और DF की वैल्यू जो है वो हमारी 100 mm दी हुई है, थिकनेस ऑफ स्लैब जिसे बोल रहे हो। और हमारी रिब की विड्थ, रिब यानी ये जो हमारा पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड रिब ऑफ टी बीम, वेब भी बोलते हैं इसको। इसकी जो डेप्थ है वो आपकी 400 हो गई, और विड्थ जो है वो आपकी 300 mm है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बीम्स, तो यहाँ पे जो S1 और S2 है यहाँ पे दोनों सेम ही है। इट हैज बीन सेड कि हमारी जो डिस्टेंस है वो सभी में सेम है, तो इट इज 3 मीटर। तो कोड ये कहता है, ठीक है, कोड ये कहता है कि आपकी जो ये विड्थ है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू S1 प्लस S2/2। जो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, इट शुड नॉट बी मोर देन दिस एवरेज, ठीक है। तो S1 हमारा ये हो गया सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बीम्स, और S2 ये हो गया। तो अब हम सबसे पहले S1 S2 ही निकाल लेते हैं। तो 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी हमारा 3000 mm से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू इससे ज्यादा आती है तो वी हैव टू टेक द वैल्यू गिवन बाई दिस लिमिटिंग विड्थ। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, BF क्या आएगा 3600 mm डिवाइडेड बाई 12, BW हमारा 300 mm था, 3 इंटू डेप्थ ऑफ फ्लैंज 300 mm। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका हो गया 3.6 मीटर यानी 300 mm। सॉरी, दिस वॉज फॉर L बीम, यहां मैंने गलत बता दिया था, दिस वॉज फॉर T बीम। तो यहां पे ये वैल्यू 6 होगी, तो ये हमारा 600 mm हो गया, ये 300 हो गया, और ये हमारा 6 DF हो गया, ठीक है। तो 600 mm यानी ये हो गया हमारा 1500 mm, विच इज लेस देन 3000 mm। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ जो होगी वो 1500 mm होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो आप देख लें कि आप L बीम के लिए लगा रहे हैं या T बीम के लिए लगा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर गलती कर दी, मैंने यहाँ पे L बीम की फॉर्मूला लगा दिया था। तो यू हैव टू यूज वेरी मेटिकुलसली द फॉर्मूला। बेसिकली आइसोलेटेड बीम्स के केस में हमारा अलग फॉर्मूला यूज होता है, जो कि मैंने आपको इस लेक्चर में पार्ट 30 में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट 1 and 2 रिगार्डिंग मिनिमम कंक्रीट कवर और रेनफोर्समेंट स्टील में हम कवर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ये दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग हमें करना है। ये आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि ये क्वेश्चन 96 में पूछा गया था। तो आई विल एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट कि जब हमारे जो अर्लियर प्रीवियस वर्जन्स थे हमारे कोड के, ठीक है, नॉमिनल कवर की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज अ डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू ऑल स्टील रेनफोर्समेंट इंक्लूडिंग लिंक्स, ठीक है। तो अगर हमारा ये कवर है तो ये हमारा लिंक्स को इंक्लूड करने के बाद जो ये वाली डिस्टेंस बच रही, दिस इज कॉल्ड नॉमिनल कवर, ठीक है। तो IS 456 के कोडल प्रोविजंस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है ये बात। तो जो हमारा प्रीवियस वर्जन्स थे कोड के, वहां पे जो कवर की रिक्वायरमेंट थी दैट वाज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, कि हमारा बीम है या स्लैब है या फुटिंग है, ठीक है, और हमारा उसका डायमेंशन क्या है, टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट और उसकी डायमेंशन के बेसिस पर हम कवर स्पेसिफाई किया करते थे, ठीक है। तो जो वर्जन था उसमें उस वर्जन के हिसाब से, पुराने वर्जन के हिसाब से अगर हम देखें तो
हमारा अगर कोई कॉलम है जिसका जो साइज है वो 200 mm है और उसकी जो उसमें जो रेनफोर्समेंट बार यूज कर रहे हैं वो 12 mm है, ठीक है। यानी अगर हम देखें ये हमारा कॉलम है, इस पे जो रेनफोर्समेंट बार आपने यूज करे उसमें साइज जो है वो अब इस 12 mm या उससे कम है और इसकी जो डायमेंशन है ये 200 mm से कम है, तो हमारा जो कवर आपको देना है वो आपको 25 mm देना है, ठीक है। और इससे ज्यादा साइज है आपका तो आपको 40 mm या आपका जो डायमीटर ऑफ बार है उसमें जो ज्यादा है वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ये हमारा पुराना प्रोविजन था। अगर आपकी बीम है, ठीक है, बीम में जो आपने रेनफोर्समेंट दिया उसमें जो आपको कवर प्रोवाइड करना है वो आपका क्या था, 25 mm या डायमीटर ऑफ बार। ये अगर डायमीटर बार था तो जो हमारा कवर था वो आपका 25 mm या डायमीटर ऑफ बार, इसमें से जो ग्रेटर वैल्यू थी वो आपको कवर के फॉर्म में प्रोवाइड करनी थी। अगर स्लैब है इसके केस में तो हमारा 15 mm या डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज मोर। तो हमारा करेक्ट आंसर जो बनता है वो ऑप्शन ए होता। लेकिन अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की जब हमारी रिविजन्स हुए कोड में, तो ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कोड ने डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर कंडीशन ये हमारी नॉमिनल कवर की रिक्वायरमेंट्स दे दी, ठीक है, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। हाउएवर कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कोड ने दी है कॉलम्स के लिए और फुटिंग्स के लिए। कॉलम्स के लिए कहता है कोड कि मिनिमम आपको इन जनरल 40 mm लॉन्गिट्यूडनल बार के लिए कवर देना ही देना है और फुटिंग के लिए 50 mm कवर देना ही देना है। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट से गवर्नड है एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ठीक है, चाहे वो कॉलम हो, चाहे आपका बीम हो, चाहे आपका स्लैब हो। तो ये वाला रिक्वायरमेंट जो है वो सभी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है इस, ठीक है। और साथ ही साथ एक रिक्वायरमेंट कोड ने और दी कवर को लेके, फायर रेजिस्टेंस को लेके इन टर्म्स ऑफ आवर। तो ये प्रोविजन हमारा BS 8110 से उठाया कोड ने और हमारे कोड में इंट्रोड्यूस किया क्लॉज 26.4.3, जिसमें कहा गया कि अगर हमारा एक कवर फायर रेजिस्टेंस आपको देना है तो मिनिमम कवर जो आपको बीम्स और स्लैब्स में रखना है वो 20 mm रखना है और कॉलम्स के लिए 40 mm रखना है, ठीक है। और अगर आपको फायर रेजिस्टेंस और ज्यादा के लिए डिजाइन करना है तो आपको कवर रिक्वायरमेंट और ज्यादा होनी है। तो ये हमारी कुछ रिक्वायरमेंट थी। तो ये अगर क्वेश्चन अभी आएगा तो इसका आंसर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। दिस इज बेस्ड ऑन दी अर्लियर वर्जन ऑफ कोड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मिनिमम परसेंटेज एरिया ऑफ हाई यील्ड स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट, यानी FE 415 हो सकता है ये रेनफोर्समेंट या 500 हो सकता है या इससे ग्रेटर वैल्यू के रेनफोर्समेंट हो सकते हैं, कि हमारी जो वाटर टैंक की वॉल है उसमें अगर उसकी जो थिकनेस है, वाटर टैंक की वॉल की जो थिकनेस है वो अगर हमारी T150 mm है तो उस केस में आपको कितना रेनफोर्समेंट देना है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूं कि ये क्वेश्चन हमारा इंजीनियरिंग सर्विसेज 96 में पूछा गया। उस समय जो हमारे पास प्रोविजंस थे, जो स्पेसिफिकेशंस थे इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के, वो हमारे यूज होते थे IS 3370 1965 का वर्जन यूज होता था, ठीक है। ये जो वर्जन था दैट वाज बेस्ड ऑन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इसके बाद हमारा IS 3370 जो है वो हमारा 2009 में रिवाइज कर दिया गया, जिसमें हमारे लिमिट स्टेट मेथड के प्रोविजंस ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए रिवाइज किए गए, ठीक है। और बहुत सारे रिवीजन थे और सब्सिक्वेंटली अभी जो IS 3370 2021 में फिर से बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज ये हमारा फिर से रिवाइज कर दिया गया है। तो यहां पर 96 में क्वेश्चन पूछा गया तो इसके जो ऑप्शंस हैं दैट आर बेस्ड ऑन दिस वर्जन ऑफ कोड। तो हमारा जो कंपैरिजन है मैं आपको 2021 का जो लेक्चर सीरीज है उसमें तो एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इन दोनों कोड के वर्जन्स को मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूं कि आपका जो रेनफोर्समेंट है पुराने वर्जन कोड के हिसाब से 1965 की जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है, आपके जो टैंक है उसमें आपकी वॉल है, आपका रूफ है और आपका फ्लोर है, ठीक है। आप इनमें आपको कितना रेनफोर्समेंट देना है, ठीक है। तो ये रेनफोर्समेंट हमारा कोड ये कहता है कि दोनों डायरेक्शन में आपको रेनफोर्समेंट देना है, ठीक है। और जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट होगा, मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट AST मिनिमम हम लिख लेते हैं, AST मिनिमम। कोड ये कहता है कि अगर आपकी थिकनेस ऑफ एलिमेंट 100 mm से कम है, अभी मैं पुराना वर्जन बता रहा हूं,
तो उस केस में जो AST मिनिमम है और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है FE 250। ये भी FE 250 ग्रेड की बात करें तो AST मिनिमम जो होगा वो हमारा 0.3% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेक्शन होगा। ठीक है, अगर फ्लोर है तो फ्लोर का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे। अब ये 0.3% हमारा थिकनेस 100 mm तक है तब अप्लीकेबल है। अगर ये थिकनेस हमारी T450 mm से ज्यादा होती है तो ये रिड्यूस होके 0.2% हो जाएगी। ठीक है, और इसके बीच में अगर थिकनेस है तो वील डू लीनियर इंटरपोलेशन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब अगर हम इस FE 250 ग्रेड की जगह FE 415 या HYSD बार यूज करते हैं तो ये जो रेनफोर्समेंट है ये क्या होगी, इट हैज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। बहुत सारी जगह पे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। सो बहुत केयरफुली देखिए, यहाँ पे कोड ने कहा कि जो मिनिमम रेनफोर्समेंट हमने ऊपर स्पेसिफाई किया है उसको आप 20% रिड्यूस कर दो। तो यानी जो आपका AST HYSD के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट होगा वो आपका 0.8 टाइम्स द AST मिनिमम फॉर माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट के लिए होगा। ठीक है, तो जो यहां पर आएगा आप थिकनेस ऑफ एलिमेंट के हिसाब से निकालेंगे और उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को हमें इससे करना हो तो यहां पर आपका रेनफोर्समेंट क्या है, HYSD। ठीक है, तो इसका मतलब आपको 20% रिडक्शन करना है जो आप FE 250 के लिए निकालेंगे, और थिकनेस ऑफ एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन 150 mm है। तो विल डू इंटरपोलेशन एंड जो हमारा रेनफोर्समेंट आएगा, जो रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट है, दैट विल बी गिवन बाय 0.3 माइनस अगर आप ऐसे देखोगे 0.3 माइनस 0.2 ये वाली वैल्यू हो गई। थिकनेस आपकी क्या हो गई, 150 थिकनेस है तो 150 माइनस 100 mm डिवाइडेड बाई जो ओवरऑल रेंज थी 450 माइनस 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.2857 परसेंटेज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट बिकॉज यहां पर आपको FE 415 यूज करना है, हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज करना है, तो विल रिड्यूस मल्टीप्लाइड बाई 0.8, तो यू विल गेट 0.22856। तो ये हमारा आ जाएगा 0.23% रेनफोर्समेंट। तो करेक्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अब जो प्रोविजंस हमारे रिवाइज हुए 2009 में, जब प्रोविजन रिवाइज हुए तो कोड ने कहा आप थिकनेस ऑफ एलिमेंट की जगह पर आप सरफेस जोन्स का कंसेप्ट दिया उन्होंने। ठीक है, अब कहता है कोड कि आपका जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है, ये मैं यहां पे न्यू 2009 का वर्जन बताता हूं आपको, कि आपका अगर HYSD बार है, ठीक है, HYSD बार के लिए आपका जो मिनिमम रेनफोर्समेंट है वो 0.35% है, और इट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू 0.24% अगर जो सपोर्टिंग लेंथ है वो लेस देन 15 मीटर है। ठीक है, तो यहां एक 15 मीटर का कंसेप्ट आया कि जो हमारा स्लैब है या बीम है वो कितना सपोर्टेड डिस्टेंस उसकी एलिमेंट की कितनी है। तो लेस देन अगर 15 मीटर है तो आप 0.24 यूज कर लोगे। अब अगर आपका 250 ग्रेड है, माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट है, उस केस में आप 0.64 आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट होगा, और लेंथ अगर 15 मीटर है तो इट कैन बी रिड्यूस अप टू 0.4%। ठीक है, तो यही चीज यहां पर सिंप्लीफाई की हुई है, 0.24 और 0.4। और रेनफोर्समेंट प्लेसिंग के लिए कोड, पुराना कोड ये बात करता है कि अगर थिकनेस ऑफ एलिमेंट 225 mm से ज्यादा है तो रेनफोर्समेंट आप नियर फेस में प्लेस करेंगे, और अगर नए वर्जन में अगर वॉल स्लैब की जो थिकनेस है वो 200 mm से कम है तो वन फेस में हमारा रेनफोर्समेंट प्लेस होगा। तो ये तो रेनफोर्समेंट प्लेसिंग की बात हो गई। ठीक है, और यहां पर 0.4% आप देख रहे हो फॉर टैंक्स हैविंग एनी डायमेंशन मोर देन 15%। ठीक है, तो 0.4 जो है बेसिकली फॉर एनी टैंक डायमेंशन मोर देन 15%। तो यहां पे जो L है, दिस इज एनी डायमेंशन ऑफ द वाटर टैंक। ठीक है, टैंक डायमेंशन अगर हमारी 15, कोई भी डायमेंशन 15 mm से कम हो रही है, सभी डायमेंशन, तो हम आपका कम रेनफोर्समेंट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपका लेंथ बढ़ती जाएगी, टैंक डायमेंशन बढ़ता जाएगा, आपका रेनफोर्समेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जो हमारा रिवाइज्ड वर्जन है 2021 का, उसका हम लोग सब्सिक्वेंटली
अगर यहां पर देखें, मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूं कि जो हमारा रिसेंट 2021 का कोड का वर्जन है वो ये कहता है कि अगर आपका FE 415 और FE 500 है तो एलिवेटेड वाटर टैंक्स विथ लेंथ अगर हमारा 14 मीटर से कम है तो 0.28% यूज करना है, और 28 मीटर से ज्यादा है तो 0.42 यूज करना है, और अगर इसके बीच में हमारा सपोर्टेड लेंथ है तो इंटरपोलेट कर लेना है। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें FE 250 में हमारा 0.44 है और 0.66 मीटर। तो यहां पर थिकनेस ऑफ एलिमेंट की बजाय जो लेंथ है, लेंथ को डिफाइन किया गया है कि हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर बिटवीन द फुल मूवमेंट जॉइंट, जो हमारे कंस्ट्रक्शन मूवमेंट जॉइंट्स हैं या एंड ऑफ स्ट्रक्चर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, वो लेंथ का डेफिनेशन है। तो लेंथ के हिसाब से हमारा ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से रेनफोर्समेंट डिसाइडेड है। और ग्राउंड सपोर्टेड जो है टैंक है, अगर एक हो गया ओवरहेड यानी स्टेजिंग पर लगा हुआ है, ठीक है, एक तरीके का ये टैंक हो गया, दूसरा टैंक हो गया जो ग्राउंड पे ही बना हुआ है, और हमारी सपोर्टेड लेंथ की जो रेंज है वो हमारी एक 14 मीटर से कम है और एक 22 मीटर से ज्यादा है, और इसके बीच में हमें इंटरपोलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ग्राउंड सपोर्टेड टैंक के लिए हमारा जो रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट है वो कम है, ठीक है, 0.04% कम है, 0.44 के बजाय 0.4 है, 0.28 की जगह 0.24 है, 0.66 के बजाय जो मैक्सिमम वाली लिमिट है 0.6 है, और 0.42 की बजाय 0.36 है। तो ये टेबल भी आपको ध्यान रखना है, जो अभी 2021 में अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोड बैलेंसिंग जो कंसेप्ट है प्री स्ट्रेस के लिए, वहां पे अगर हमारा सेल्फ लोड है, अंडर सेल्फ लोड, या सेल्फ लोड का मतलब है खुद के डेड लोड की वजह से जो क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेसेस आ रही है वो केवल कंप्रेसिव एक्सियल स्ट्रेसेस होंगी, ठीक है, ड्यू टू दी प्री स्ट्रेस ओनली, और जो एक्सटर्नल लोड है दैट विल बी बैलेंस्ड बाय दी, जो हमारी प्री स्ट्रेसेस है उससे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जहां पे एक प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम दी हुई है। ठीक है, यहां पे जो डायमेंशन है दिया हुआ है, इट इज अ सिंपल स्पैन, यानी हमारा जो स्पैन है दिस इज अ सिंपल सपोर्टेड स्पैन, जिसका जो स्पैन लेंथ है वो हमारा 8 मीटर है, पहली बात। दूसरी बात की इस पे लाइव लोड हमारा एक्ट कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये केवल लाइव लोड है, तो यहाँ पे हम WLL मान लेते हैं, 5 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और हमारा एक पैराबोलिक प्रोफाइल का एक केबल डाला हुआ हमने प्री स्ट्रेसिंग के लिए, यहाँ पे मिड स्पैन पे जो सेंट्रिसिटी है वो 75 mm है। ठीक है, और सेंट्रिसिटी एट द सेंटर जो न्यूट्रल एक्सिस है उस पर हमारी 0 है। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें, क्रॉस सेक्शन जो है वो 150 mm डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 300 mm है सपोर्ट पे। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, यानी P एज्यूम कर लेते हैं, P इज द प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स, कितना प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स हम अप्लाई करें कि जो हमारा जो नेट रिजल्टेंट स्ट्रेसेस हैं बॉटम फाइबर पे, ये हमारा बॉटम फाइबर है, ये हमारा टॉप फाइबर है, तो बॉटम फाइबर पे मिड सेक्शन पे अंडर द एक्शन ऑफ डेड लोड, लाइव लोड और प्री स्ट्रेस, उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस हैं वो 0 हैं। ठीक है, तो नेट स्ट्रेसेस 0 का मतलब ये है, नेट स्ट्रेसेस 0 का मतलब ये है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं वो टेंसाइल स्ट्रेसेस के बराबर है। ठीक है, तो अब हमारे इस सेक्शन पे, मिड स्पैन सेक्शन पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्या होंगी, एक तो ये हमारा प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से P/A होगा, और जो इस प्रीस्ट्रेसिंग, ये हमारा यहां पर जो मोमेंट आ रहा है, मोमेंट क्या आएगा, PE इंटू बाई Z, जो स्ट्रेस आएगा बेसिकली, सिंपल जो इक्वेशन बनती PE बाई M/Z जो होता है, तो M/Z यानी Z इज सेक्शन मॉडुलस, जो आपने यहाँ BD²/6 रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो आपका Z जो है वो आपका BD³/12 डिवाइडेड बाई D/2। ठीक है, यानी I/Y मैक्स से हमने सेक्शन मॉडुलस निकाल लिया, इससे हमारा जो आया 2 × 2.5 × 10⁶ स्क्वायर मीटर आ गया। तो P/Z, और जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है, टेंसाइल स्ट्रेसेस किसकी वजह से हो रही है, जो हमारा डेड लोड है और लाइव लोड है। तो डेड लोड और लाइव लोड की वजह से जो हमारे मोमेंट्स होंगे, डेड लोड प्लस लाइव लोड की वजह से जो मोमेंट होंगे डिवाइडेड बाय सेक्शन मॉडुलस, इनको हमने बराबर कर दिया। अब ये वैल्यूज हमने निकाल ली, P/A हमें पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है 150 × 300 mm। जो डेड लोड की मूवमेंट की वजह से आपको लाइव लोड डेड लोड निकालना पड़ेगा, तो
हम डेंसिटी हम अज्यूम कर लेंगे, वी हैव अज्यूम 30 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सॉरी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमने कंक्रीट की डेंसिटी यूज की एज पर IS 456 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने 0.15 इंटू 0.3 से मल्टीप्लाई किया और पर मीटर में निकालना था तो 1 मीटर हमने ले ली इसकी विड्थ। तो हमारा ये 1.125 आ गया डेड लोड। इसकी वजह से बिकॉज ये यूडीएल के फॉर्म में एक्ट कर रही है, इसके ऊपर हम अज्यूम कर लेते हैं कि डेड लोड है। तो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए जो बेंडिंग मोमेंट होता है मिड स्पैन पे वो WL²/8 होता है। तो वहां से हमने डेड लोड और लाइव लोड हमारा 5 था, उसकी वजह से ये निकाल लिया। तो हमारा जो P आया है इसको कैलकुलेट किया हमने, इसेंट्रिसिटी 75 mm थी तो ये हमारा 392 किलो न्यूटन आया। वी हैव यूज्ड सर्विस लोड्स हियर। इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हमने सर्विस लोड्स यूज किए हैं बिकॉज ये क्वेश्चन हमारा 96 में पूछा गया था, उस समय हमारा लिमिट स्टेट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो वी विल गो बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड एज 392 किलो। तो हमने यहाँ पे लोड फैक्टर्स नहीं लिए हुए हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पार्शली प्रीस्ट्रेस मेंबर क्या होते हैं। तो हम अगर हम IS 1343 2012 के वर्जन को देखें, इस कोड को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोविजंस को, कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है उसमें क्रैकिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, कि क्रैकिंग जो है वो कंक्रीट मेंबर को के अपीयरेंस को खराब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस क्रैकिंग को ध्यान में रखते हुए लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग के क्राइटेरिया पर हमने प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स को 3 क्लासिफिकेशन में बांटा है। पहला है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2, तीसरा है टाइप 3। टाइप 1 में हमने कहा कि हम कंक्रीट में कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस परमिट नहीं कर रहे हैं। दूसरे में हमने ये कहा कि टेंसाइल स्ट्रेसेस हम परमिट कर रहे हैं लेकिन उसकी वजह से कोई विजिबल क्रैकिंग नहीं आ रही है। टाइप 3 में हमने कहा कि क्रैकिंग अलाउड है। ठीक है, क्रैकिंग अलाउड है बट उसका जो अपीयरेंस है विजिबल क्रैकिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे ये वाला जो मेंबर है वो टाइप 3 है, यहाँ पे क्रैकिंग विजिबल है लेकिन वो ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है या अपीयरेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बट क्रैकिंग इज अलाउड। तो क्रैकिंग अलाउड है, इसका मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो भी अलाउड है। तो इस चीज को ध्यान कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, हमने वी हैव स्पेसिफाइड द क्रैक विड्थ्स, कि हम क्रैक विड्थ्स को कंट्रोल करेंगे जो सरफेस पे हमारी जनरेट हो रहे हैं क्रैक्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर कंडीशन एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन हमने 0.1 mm कहा एग्रेसिव मोमेंट में, सीवियर कैटेगरी में, और अदर मेंबर्स के लिए हमने 0.25 mm की लिमिट दी। तो ये टाइप 3 के जो मेंबर्स हैं, इन टाइप 3 के मेंबर्स जो हैं ये दीज आर द मोस्ट इकोनॉमिकल मेंबर एंड आर ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल प्री-स्ट्रेस मेंबर्स। पार्शियल प्री-स्ट्रेस मेंबर्स जहां पर हमारी क्रैकिंग एज वेल एज टेंसाइल स्ट्रेसेस दोनों अलाउड हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस जो है यहाँ पर वो हमारी मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट को एक्सीड कर रही हैं, तभी हमारी जो क्रैकिंग है वो हम परमिट कर रहे हैं बट ऑफ लिमिटेड विड्थ। ठीक है, और ये जो लोड्स हैं ये हमारे जो लिमिटेड क्रैकिंग है दैट इज परमिटेड अंडर ओनली सर्विस लोड्स। ठीक है, ऐसे मेंबर्स को हम पार्शियली प्री-स्ट्रेस कहते हैं। और जो परमिटेड टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं टाइप 3 मेंबर्स के लिए कोड में डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट और लिमिटिंग क्रैक विड्थ्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडन्स, उसके बेसिस पे ये हमारी हाइपोथेटिकल फ्रैक्चर टेंसाइल स्ट्रेसेस दी हैं, वो आप देख सकते हो यहाँ पर। डिफरेंट मेंबर टेंडन मेंबर्स ग्राउटेड पोस्ट टेंशन के लिए डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जो टेंसाइल स्ट्रेसेस परमिट है वो यहाँ पर स्पेसिफाई किए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज और मेंशन किया गया है कि जो क्लास 3 के स्ट्रक्चर्स हैं कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल of pre-stress concrete structure due to limiting pre-stressing force और high tensile steel requirements। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।